नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे भारतीय संसदीय प्रणाली में यानी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में 3 ऐसे आर्टिकल जो हमें बताएंगे कि भारतीय संसदीय प्रणाली कैसे काम करती है। इन 3 आर्टिकलों में हम 74, 75 एंड 78 की बात करेंगे। जैसे आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा एक गाड़ी का, और इस गाड़ी को चलाने के लिए, इस सरकार को संसदीय प्रणाली को चलाने के लिए तीनों आर्टिकल कैसे काम में आएंगे, इसे तो हम बाद में समझेंगे। पहले हम एक-एक करके आर्टिकलों पर विचार करते हैं। जैसे आपका पहला ही आर्टिकल है 74। अब 74 क्या कहता है? 74 को अगर आप 1950 के अकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए आपकी मंत्रिपरिषद होगी और उसका हेड आपका पीएम होगा। तो यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका हमारे पास तोड़ है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति को इस तोड़ के अकॉर्डिंग ओनली संवैधानिक प्रमुख, जिसे हम राज्य का प्रमुख नाम से भी संबोधित करते हैं। अगर हम बात करें वास्तविक शक्ति की, तो वास्तविक शक्ति को आपका मंत्रिपरिषद और जिसका प्रधान है आपका पीएम यूज करते हैं। यानी वास्तविक शक्ति आपके पीएम के पास है, नाम मात्र की शक्ति आपके राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि ये नाम मात्र की शक्ति उसे संविधान देता है। अब हम यहाँ पर सिंपल करना चाहेंगे कुछ चीजों को। आपके यहाँ मंत्रिपरिषद को और पीएम को जनता चुनती है, तो जिसको भी जनता चुनेगी तो हमारे यहाँ पावर भी उसी को यूज करने का अधिकार दिया जाएगा। पहली बात ये। और हमने अपनी संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हमने जब ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, और ब्रिटेन में राजा या रानी यानी क्राउन ओनली नाम मात्र का हेड होता है, और उसका काम होता है सम्मान सूचक का। तो यहाँ पर जब हम ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ले रहे हैं तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी ओनली समान सूचक ही होगा, ओनली नाम मात्र का प्रधान होगा। वास्तविक शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही यूज करेंगे। तो अब हमें इसको आर्टिकल को और बेहतर तरीके से समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और राष्ट्रपति 1950 के समय संविधान में क्लियर न होने से ये मानकर चल रहा था कि बाध्य भी हो सकता है, बाध्य भी नहीं हो सकता। हमने उस समय संविधान में लिखा नहीं कि बाध्य है, क्योंकि हम मान के चल रहे थे कि राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को पता है कि हमारी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से है, वहां पर राजा है जो पीएम की सभी बात मानेगा, ये मान के चल रहे थे। लेकिन आगे जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने से इनकार कर दिया। अब इस कंडीशन में इंदिरा गांधी सत्ता में आती है, और इंदिरा गांधी 42वें संविधान संशोधन से लिख देती है कि राष्ट्रपति आज से सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है, और राष्ट्रपति इसी सलाह के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा वो मानेगा, उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन हमने पहले ही देखा था कि राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख है, देश का प्रमुख है, राज्य का प्रमुख है। इस कंडीशन में उसे हमें रबड़ का मोहर नहीं बनाना चाहिए। इस कंडीशन में जनता पार्टी की सरकार आती है, और राष्ट्रपति को एक अधिकार देती है कि आप मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन जैसे ही पुनर्विचार के बाद में आएगी तो शायद सलाह में चेंज हो जाए, या वही सलाह वापिस आ जाए, आपको मानना होगा, उसी सलाह के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो आज की स्थिति के अकॉर्डिंग हम देखें तो राष्ट्रपति पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद और पीएम की सलाह के अकॉर्डिंग काम करता है। अब हमने आर्टिकल 74 में देख लिया कि मंत्रिपरिषद के पास शक्ति क्या है। मंत्रिपरिषद को हमने शक्तियां दे दी। अब शक्तियों के बाद में शक्तियों पर नियंत्रण लगाना भी जरूरी है। और शक्तियों पर नियंत्रण कैसे लगाया जाएगा? पहले तो हम देखेंगे कि आपका जो पीएम है, उनका चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं किया जाता। आपके पीएम में ओनली जनता सांसदों का चुनाव करती है, एक सांसद का चुनाव करती है। जैसे हमें पता है कि 543 लोकसभा में चुनाव होते हैं सीटों पर, और उसमें से लोकसभा में जिसको भी बहुमत प्राप्त हो जाता है, यानी 272 का आंकड़ा प्राप्त हो जाता है, वो बनाता है सरकार। अब ये 272 सांसद या 272 से अधिक सांसद एक नाम रिकमेंड करते हैं, और ये नाम जाएगा राष्ट्रपति के पास कि हम अपना नेता इसे चुन रहे हैं। जैसे वर्तमान में मोदी जी है, तो 272 ने नाम रिकमेंड किया होगा राष्ट्रपति के सामने कि मोदी जी को हमारा पीएम बनाया जाए। तो राष्ट्रपति
पीएम को नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, किसकी सलाह पर? 272 प्लस सांसदों की सलाह पर। और नेता आपका पीएम वही बनेगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, लोकसभा में 272 का आंकड़ा प्राप्त है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की नियुक्ति की जाती है, अपनी मर्जी से नहीं, 272 सांसदों की सिफारिश पर की जाती है। अब आपके पीएम आ गए। अब पीएम अकेला काम नहीं कर सकता, इस कंडीशन में पीएम को काम करने के लिए अपने मंत्री चाहिए। तो अब पीएम मंत्रियों की एक सूची बनाएगा और ये सूची भेजेगा राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा भेजी गई सूची के अकॉर्डिंग मंत्रियों को नियुक्त करेगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है अनुच्छेद 75 फर्स्ट के अकॉर्डिंग कि पीएम की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये मंत्री पीएम की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। अब हम दूसरी बात देखते हैं। जब आप अनुच्छेद 75(3) देखोगे तो यहाँ पर कहा गया है कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत में हमें ये देखना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी मंत्री है, उसका काम है कानून बनाना। अब कानून बनाने के लिए उसे विधेयक लेके आना होगा और विधेयक के लिए पारित होने के लिए कम से कम मान लीजिए चलिए 272 प्लस का उसे समर्थन होना जरूरी है। अब अगर कोई मंत्री विधेयक लेके आया है और वो पास नहीं हुआ, तो पास नहीं होने का अर्थ सामान्य ये होगा कि उसके पास 272 का समर्थन नहीं है। तो इस कंडीशन में उस अकेले मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा, पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। इस कंडीशन में पूरी मंत्रिपरिषद को क्या करना होगा? बर्खास्त करना होगा, इस्तीफा देना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि मंत्री साथ तैरेंगे साथ डूबेंगे। एक मंत्री को इस्तीफा नहीं देना है, पूरी मंत्रिपरिषद पूरी सरकार को इस्तीफा देना होगा आर्टिकल 75(3) के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक दूसरी बात भी समझनी है। कोई मंत्री है, जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर चर्चा नहीं की, वापिस से चर्चा करते हैं कि टोटल मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के अकॉर्डिंग टोटल लोकसभा के सदस्य संख्या टोटल कितने हैं? 543 है। इसका 15% पीएम सहित यानी कम से कम 82 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो हमें ये मान के चलना है कि कोई भी बिल आएगा तो वहां पर अगर 82 में से किसी को भी लगता है ये बिल खराब है, तो वो उसकी निंदा नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। अगर अगेंस्ट में जाएगा, अपना विरोध जताना चाहता है, तो मंत्रिपरिषद से पहले इस्तीफा देना होगा, उसके बाद में अपनी बात रख सकता है। तो हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत दिया गया है, क्योंकि उसी पर तो सारा सरकार टिका है। अगर आपको विरोध करना है, इस्तीफा दीजिए। ऐसा हमें उदाहरण नजर आता है 1935 में, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल के अगेंस्ट में थे, तो उन्होंने अपनी असहमति जताने के लिए मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। तो कहने का अर्थ है कि सामूहिक उत्तरदायित्व में आपको मंत्रियों के साथ रहना होगा। आपकी यूनिटी है, सरकार चलेगी। एक के भी खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, पूरी सरकार गिर जाएगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हम देखते हैं कि हमने पहले बात की कि हमारे यहाँ 543 सीटों पर चुनाव होता है और जिसको भी बहुमत प्राप्त होता है 272 प्लस का आंकड़ा, वो क्या बनाता है? सरकार बनाता है। उसमें से हमारा पीएम चुना जाता है और उसी में से हमारा मंत्री चुना जाता है। तो ध्यान ये रखना है कि अनुच्छेद 75(5) कहता है कि आपका पीएम हो या आपका मंत्री हो, इन 543 में से इस 272 में से होना जरूरी नहीं है। 6 माह तक किसी भी व्यक्ति को पीएम या फिर मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को देख लीजिए, वो लोकसभा से नहीं आए थे, उनको डायरेक्ट पीएम बना दिया गया था। बाद में उसे असम राज्यसभा से चुनकर भेजा गया था और वो पीएम के रूप में काम करने आगे कंटिन्यू कर दिया था। और अगर मान के चलिए कि राष्ट्रपति को या फिर हम बात करें पीएम को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस क्षेत्र में अव्वल है और उसको हम मंत्री बनाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में वो 6 माह तक के लिए किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं, लेकिन 6 माह के भीतर उन्हें लोकसभा या राज्यसभा का किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगर वो सदस्यता प्राप्त कर लेता है तो कंटिन्यू रहेगा, अगर सदस्यता नहीं प्राप्त कर पाता तो उस कंडीशन में उसे त्याग पत्र देना होगा
वो वहां से हट जाएगा। तो कहने का पर्पज ये है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन अधिकतम 6 माह तक, 6 माह के भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार करनी होगी। अब हम नेक्स्ट पड़ाव पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पड़ाव है, एक तो होता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जो हमने अभी देख लिया। दूसरा होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत। हमने देखा था कि मंत्री को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्री को हटाने का काम भी राष्ट्रपति ही करता है। तो मंत्री का कार्यकाल आपसे पूछा जाए, तो मंत्री का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहता है मंत्री रहेगा, जिस दिन राष्ट्रपति को लगेगा इस्तीफा ले लेगा। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं इस्तीफा लेता है, पीएम उसको सलाह देता है कि इस मंत्री को हटा दिया जाए, तो उस हटाने की सलाह पर वो उस मंत्री से इस्तीफा ले लेता है, उससे पद छीन लेता है। ये कंडीशन हमारे आर्टिकल 75 2 में बताई गई है। अब हम इसका एक नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, जो हमें बताता है अनुच्छेद 78। हमने राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना, राज्य का प्रमुख माना। अब ये कैसे संभव है कि वो संवैधानिक प्रमुख है? उसके पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं? अनुच्छेद 78 बताता है कि पीएम जो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, पीएम सारी सूचना देंगे कैबिनेट से संबंधित, मंत्रिपरिषद से संबंधित कि ये काम हम कर रहे हैं, ये प्रशासनिक कार्य चल रहा है, हम ये कानून बनाना चाहते हैं। तो देश में कोई भी कानून बनेगा, कोई भी प्रशासनिक निर्णय लिया जाएगा, तो पीएम के द्वारा राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। दूसरा हम देखते हैं, अगर राष्ट्रपति का खुद का मन है पीएम से पूछे कि बताइए आपके प्रशासन में क्या चल रहा है, आपके कार्यकाल में क्या चल रहा है, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दिए। तो राष्ट्रपति के द्वारा अगर ऐसी कोई भी सूचना मांगी जाती है तो पीएम को जानकारी देनी होगी। तीसरा, कोई भी मंत्री है बिना कैबिनेट की सलाह पर कोई निर्णय ले लेता है, जैसे मान लीजिए रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री ने विदेश से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया डिफेंस से संबंधित, कोई भी हथियार परचेज करने से संबंधित। इस कंडीशन में बाकी मंत्रिपरिषद से अगर डिस्कस नहीं किया है, तो राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि वो पीएम को बोले कि उस मंत्री के निर्णय को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाए, फिर चर्चा विचर्चा हो, फिर डिसीजन लिया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी कार्य होगा प्रशासनिक और कानून बनाने से संबंधित, तो पीएम सारे के सारे काम किसको सुपुर्द करेंगे, बताएंगे राष्ट्रपति को। तो इससे क्या होगा, इससे पारदर्शिता जनरेट होगी। तो पारदर्शिता किनसे जनरेट होगी, आर्टिकल 78 से। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि राष्ट्रपति, जिसे कुछ लोग रबड़ की मोहर कह रहे हैं, रबड़ का स्टैंप कह रहे हैं, रबड़ का स्टैंप नहीं है, उन्हें कुछ माध्यमों के माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने शक्तियां प्रदान की है। अगर हम इसका पूरा निचोड़ निकालें, तो निचोड़ हमारा समझ में आएगा यहाँ पर। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सलाह से संबंधित, यानी हम बात करें मंत्रिपरिषद को शक्तियां देता है। वहीं आर्टिकल 75 मंत्रियों को जवाबदेही बनाता है, मंत्रियों की शक्ति को सीमित करता है, क्योंकि पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद आपका किसके प्रति उत्तरदायी होगा, लोकसभा के प्रति। जिस दिन भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, उस समय मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा, सरकार गिर जाएगी। तो जनता के प्रति, लोकसभा के प्रति हमेशा मंत्रिपरिषद उत्तरदायी रहेगी। तो 74 शक्ति देता है, 75 जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है, और 78 पारदर्शिता को बना के रखता है। और पारदर्शिता कैसे, पीएम द्वारा मंत्रिपरिषद की प्रत्येक निर्णय को राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, प्रशासन में पारदर्शिता हो। अब हम पहले स्लाइड के माध्यम से कुछ समझना चाहेंगे। पहला स्लाइड आपका कहता है अनुच्छेद 74, यानी गाड़ी कैसे चलेगी, सरकार कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। देश चलेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब इसके बाद में देश चलाएगा कौन, देश चलाएगा ड्राइवर, और ड्राइवर को कौन नियुक्त करेगा, गाड़ी का मालिक। तो अनुच्छेद 75 बनाता है ड्राइवर को, कि ड्राइवर कौन है, पीएम है, उसकी मंत्रिपरिषद है। और तीसरा मालिक है। और 78 के अकॉर्डिंग मालिक और गाड़ी का मालिक यानी डैशबोर्ड, मालिक सारी सूचना रखेगा गाड़ी की, कि गाड़ी कैसे चल रही है। और कैसे रखेगा, 78 के अकॉर्डिंग पीएम से बार बार सूचना लेगा। तो 74 आपकी गाड़ी कैसे चलेगी, 75 ड्राइवर कौन होगा, जिसमें आपका पीएम और मंत्रिपरिषद है। 78 यानी गाड़ी से संबंधित, सरकार से संबंधित सारी सूचना
पीएम के माध्यम से आपका राष्ट्रपति लेता रहेगा ताकि गोपनीयता बनी रहे। तो ये ट्रायंगल तीनों आर्टिकलों का है और यही हमारी संसदीय प्रणाली के काम करने का तरीका है। थैंक यू।